स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 13 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज की थोड़ी सी एग्जांपल रह गई थी 3-4 उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसी की वजह से हमारी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो सेकंड एग्जांपल से शुरू करना है क्योंकि फर्स्ट तो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। तो ये हमारी सेकंड वाली एग्जांपल है जिसमें उन्होंने बोला है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस, और यहाँ पे एफ वेक्टर दिया है, साथ में एस इज़ सरफेस ऑफ प्लेन दिस, और फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है। तो यहाँ पे प्लेन दिया है, इसके अलावा कोई लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं दी, तो लिमिट वगैरह मुझे सब कुछ इसी में से ही निकालनी है, ठीक है। यानी कि ये जो डबल इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी वो भी इसी से निकालनी है। यहाँ पे एन कैप क्या है, एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो प्लेन ऐसा है, मुझे क्या पता परपेंडिकुलर कैसा है। ये तो पैरेलल प्लेन्स थे ना, ये तो वाई जेड एक्स जेड के पैरेलल प्लेन होंगे, तो उस पर वाई परपेंडिकुलर, ये तो पता था। इसमें जे कैप आई कैप के कैप ये परपेंडिकुलर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लेन कैसा है उसका डायग्राम सोच के बना के फिर थोड़ी परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये जो है इस पर परपेंडिकुलर भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब एन कैप हमें फाइंड करना पड़ेगा। जब मैंने ग्रेडियंट चैप्टर करवाया था ना, तो उसकी पहली एक्सरसाइज की एप्लीकेशंस में मैंने बताया था कि ग्रेडियंट का यूज़ हम परपेंडिकुलर निकालने के लिए करेंगे। तो बस आज उसी का यूज़ करने जा रहे हैं। जब सरफेस द इक्वेशन ऑफ सरफेस एस, जो एस प्लेन दिया हुआ है वो ये है, इसी के थ्रू मुझे एन कैप की वैल्यू निकालनी है और इसी के थ्रू मुझे लिमिट्स निकालनी है। तो इसका बहुत काम है। ये जो एफ वेक्टर है इसका तो कुछ खास काम नहीं है, इसने तो बस यहाँ पे यूज़ होना है डॉट प्रोडक्ट में और इसकी इंटीग्रेशन वगैरह होगी, बाकी सारा काम इसी का ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब उन्होंने बोला है ये हमारे पास एस सरफेस दिया हुआ है और डेल एस निकाला, यानी कि पहले मुझे क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ। आपको याद होगा जब मैंने ग्रेडियंट करवाया था तो मैंने बोला था ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर। और अगर इसको यूनिट वेक्टर भी बनाना है तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि डेल फाई के साथ, इसी इसको बोलते हैं डेल, तो डेल फाई के साथ इसी को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये बन जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मतलब एन कैप कह लो या एन वेक्टर कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे डेल एस, इसका मतलब ये मेरा एस एस इसका डेल किया हुआ है, डेल मतलब ये कैसे आया, अब डायरेक्ट नहीं लिखा कि इसके साथ आई लगा दिया, इसके साथ जे और इधर के लगा दिया, ऐसा नहीं है, ये सॉल्व किया गया है। मतलब डेल का मतलब होता है आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, जे कैप के कैप, है ना, और साथ में क्या लगेगा, ये वाला एस, मतलब 2x + y + 2z - 6। तो ये जब ये s जब अंदर गया इसके पास, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन की x के साथ, तो क्या आ जाना था 2 और साथ में आई कैप, तो यही लिखा है 2 आई कैप। और ये जब इसके पास गया, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो स्केलर फंक्शन है ना, तो ये तो तीनों के साथ ही जाके लगेगा, डाइवर्जेंस थोड़ी है जो कि डॉट प्रोडक्ट होगा आई वाला आई के साथ लगेगा, नहीं ना, ये तो है स्केलर फंक्शन, तो स्केलर फंक्शन ही इसके साथ जाएगा। अब बच्चे पेपर में गलती करते हैं, वो डेल इसका निकालना शुरू कर देते हैं, डाइवर्जेंस निकालना शुरू कर देते हैं। हमें स्केलर फंक्शन जिसके साथ आई जे के नहीं लगा उसी से ही एन कैप को फाइंड करना है। तो मैंने इसको अंदर भेज के y के साथ डेरिवेटिव किया, अगेन इसको अंदर भेज के z के साथ डेरिवेटिव किया, तब जाके ये चीज़ बनी। अगेन इसका मैंने मैग्नीट्यूड किया और इन दोनों को मैग्नीट्यूड और उसको डिवाइड करके ऐसे लिखूंगी तो एन कैप आ जाएगा। एन कैप यानी कि ये ऊपर डेल एस और बाय उसका डेल एस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करके आता है। तो यहाँ तक हम फाइनली पहुँचे हैं, कहाँ तक, सिर्फ अभी एन कैप निकाला है, ठीक है। इसके बाद एफ वेक्टर डॉट एन कैप, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ वेक्टर और साथ में डॉट करवाया एन कैप के साथ, तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ हुआ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बोली हुई है इसीलिए, तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हमने एफ डॉट एन कैप कर दिया। उसके बाद हम आएंगे डी एस के बारे में, सोचेंगे कि क्या लगाना है। तो डी एस का मैंने शायद पहले फॉर्मूला भी बताया आपको कि डी एस का मतलब होता है डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट
जो ऊपर नहीं है, जैसे एक्स वाई लिखा है, तीसरा डायमेंशन जेड नहीं है ना, तो जेड की जगह पे के कैप नीचे डॉट करवा दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो एन डॉट के, इसी तरह से ये सिर्फ डी एक्स डी वाई नहीं हो सकता, डी वाई डी जेड और नीचे फिर डी वाई डी जेड, तो नीचे आई कैप इसके साथ लग सकता है, या फिर डी जेड और डी एक्स और डी जेड हो सकता है, और नीचे एन डॉट जे कैप हो सकता है। तो तीनों में से कौन सा लगना है ये हमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड होता है ये सारी चीज़? यूनिट वेक्टर को देख के डिसाइड होता है, या फिर लिमिट्स जो गिवन है उसको देख के डिसाइड होता है कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है डीएस का, ठीक है। प्रोजेक्शन कहाँ पे हो रही है उसको देख के फिर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, फिर उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेनी होती है, ठीक है। तो लेट कर लिया मैंने आर बी द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन पे इस प्लेन की प्रोजेक्शन मतलब छाप ले रही हूँ मैं, परछाई ले रही हूँ, तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी एस डी एक्स डी वाई और एन डॉट के कैप। यहाँ पे सीधे डी वाई डी जेड लिखते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर भी आई कैप है, और खुद एन वेक्टर की बात करें वो भी क्या है? आई कैप। और यहाँ पे इसीलिए डी एस डी वाई डी जेड और बाय एन कैप की जगह भी आई कैप, और आई कैप खुद तो आएगा क्योंकि ऊपर दोनों वाई जेड है तो एक्स, तो ये 1 बन जाता था, इसीलिए हम ये दिखाई नहीं दे रहा था, बस लगा तो यहाँ पे भी है इस क्वेश्चन में भी, बट हम डी एस एज इट इज़ सिंपल डी वाई डी जेड ऐसे लिख देते थे, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, बट अब एन कैप की वैल्यू अलग हो चुकी है। एन कैप ऐसे सॉल्व किया है, तो बस एन डॉट के कैप ये लगा के इसको एन कैप, इसका एन कैप का के कैप के साथ डॉट करूँगी तो यही बचेगा सिर्फ एन डॉट के कैप। सॉल्व करा 2/3 आया, तो यहाँ पे 2/3 लिखा। और जो सरफेस है यानी कि जो 3 सरफेस जो है उसमें जिसमें एक्स वाई और जेड था, अब वो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, सिर्फ एक्स और वाई में। मतलब अगर तीसरा जेड है, जेड भी अगर इसके अंदर होगा तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैंने जब एफ डॉट एन कैप लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ एफ डॉट एन कैप वाली ये लिखी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जहाँ z था ना उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डी एक्स डी वाई 2 इंटीग्रेशन है, 2 वेरिएबल ही अलाउड होंगे, तो इस वजह से मैंने z की जगह पे क्या करना है, z को 0 नहीं करना, अंदर इंटीग्रेंड के लिए z को 0 नहीं पुट कर देना कि यहाँ पे डी एक्स डी वाई लिखा है तो z को मैं गायब कर देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, यही काम है, इसी का ही सारा काम है, इसी से z की वैल्यू निकालूंगी। कैसे निकालूंगी? z की वैल्यू क्या आएगी? 6, सब कुछ दूसरी साइड भेज देना है, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2z है तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे z वाली जगह पे पुट कर दी, ठीक है। मतलब यहाँ ये एफ डॉट एन कैप था ना, ये z की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करवा दी, और s की जगह पे प्रोजेक्शन हो चुकी है तो रीजन आ चुका है, इसीलिए रीजन मतलब सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स होंगे, डी एक्स एंड डी एक्स डी वाई, या डी वाई डी जेड डी एक्स, कुछ भी 2 होंगे लेकिन। तो मैंने z को कन्वर्ट कर दिया। अब जो लिमिट्स की बात करते हैं, सबसे ज़रूरी, सारा अंदर का कंटेंट डी एक्स डी वाई में कन्वर्ट हो चुका है, तो लिमिट्स भी किसकी आएंगी? सिर्फ x और y की। अब जब लिमिट की बारी आएगी तो जो सरफेस है उसको मैंने z को गायब कर देना है, 0 कर देना है। क्यों? सिर्फ लिमिट के लिए, अंदर पुट करने के लिए z को 0 नहीं करना। जब लिमिट की बारी आएगी तो मैंने 2x प्लस वाई प्लस जो z था 2z इक्वल्स टू 6 था, इसमें लिमिट के लिए मैंने क्या कर देना है, z को गायब कर देना है, क्योंकि z कहीं भी मुझे यहाँ इंटीग्रेंड में अब नहीं दिख रहा, क्योंकि रीजन में प्रोजेक्शन, आर रीजन में प्रोजेक्शन हो, एक्स वाई प्लेन पे रीजन जो है आर है उसमें प्रोजेक्शन हुई है, तो मतलब सिर्फ 2 ही होंगे, तो तीसरा तो होना ही नहीं चाहिए, उसको गायब कर दिया लिमिट के लिए। अब मैंने लिमिट कैसे फाइंड करनी है? दोनों में से अगर y की लिमिट फाइंड करनी है तो मुझे x को 0 पुट कर देना है, और अगर x की अब लिमिट फाइंड करनी है फिर y को नहीं 0 पुट करना, क्योंकि 0 पुट करने का 2, अगर ये इक्वेशन है तो इसमें एक बार में एक 0 पुट कर सकते हैं, आपने ये कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। तो 2x प्लस वाई
इक्वल्स टू 6। तो ये हमें डिसाइड करना है कि किसकी मैंने स्ट्रिप लेनी है और किसको मैंने कांस्टेंट वैल्यू लेनी है, लिमिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब y को कांस्टेंट पुट कर सकते हैं, मतलब 0 पुट कर देंगे तो x की लिमिट कांस्टेंट आ जाएगी। और फिर अगर x को आपने कांस्टेंट लिया है तो फिर y की वेरिएबल लिमिट ही आएगी। मतलब हम क्या करेंगे इसको, अगर यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे x को पुट कर दिया 0, तो y की लिमिट कितनी आ गई, 6। ये लिमिट आ गई y की 6। और लोअर लिमिट क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट कहाँ से शुरू होता है, पॉजिटिव लिमिट 0 से लेके पॉजिटिव लिमिट्स जाएंगी, है ना। तो 0 से 6 तक, है ना। जब y की लिमिट कांस्टेंट में आई है तो x की अब जो लिमिट आएगी उसमें हम 0 नहीं पुट करेंगे। x की बारी जब लिमिट निकालने की आएगी तो x की लिमिट के समय हम y को 0 नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे y इसकी वैल्यू निकालेंगे। x की क्या आ जाएगी, सब दूसरी साइड 6 माइनस वाई बाय 2, बस ये कर सकती हूँ। एक वेरिएबल को ही 0 पुट करना था और एक ही बार कर सकती थी, वो मैंने कर लिया। x को 0 पुट किया तो y की लिमिट कांस्टेंट आई। अब जब x की लिमिट निकालने की बारी आएगी, अब y को 0 नहीं पुट कर सकती, तो x की लिमिट ये आ गई 0 से 6 माइनस वाई बाय 2। यही चाहे तो आप x को 0, इसको 0 पुट करके y की लिमिट 0 से y को 0 पुट करके x की लिमिट 3 निकाल सकते थे। और जब y की बारी आए तो y इसको दूसरी साइड भेज के लिमिट को वेरिएबल में भी रख सकते थे। मतलब यहाँ पे y कांस्टेंट x वेरिएबल में ली है, आप चाहें तो x कांस्टेंट y वेरिएबल में लेके भी कर सकते थे, तब भी सेम ही आंसर आता है। बाकी आगे सिर्फ इंटीग्रेशन हुई है और कुछ नहीं हुआ। ब्रैकेट्स को ओपन किया गया है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी आगे सिर्फ कैलकुलेशन की है। हाँ, एक बात और सबसे ज़रूरी, जैसे कि ये लिमिट किसकी है, अब वेरिएबल की, मतलब x की, है ना। x की लिमिट है, ये इन टर्म्स ऑफ y है, तो ऑब्वियसली ये x की लिमिट है। तो इस dx dy में से dx पहले, मतलब x की इंटीग्रेशन पहले होगी। तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन पहले करनी है, फिर लिमिट्स पुट होनी है, उसके बाद उसकी y की इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, अगर पहले y की कर लोगे और वेरिएबल लिमिट बाद में सॉल्व करोगे डिपेंडेंट वाली, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब कि जिसकी लिमिट पहले वेरिएबल है, जिसकी लिमिट वेरिएबल है, वेरिएबल लिमिट किसकी है, x की, तो x पहले, dx पहले इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। ठीक है, और जो कांस्टेंट लिमिट होती है, जैसे कि यहाँ पे y की लिमिट कांस्टेंट है, कितनी, 6, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है। तो ये y जो है, ये लिमिट, ये x की जो लिमिट है वो पहले सॉल्व होगी क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऑन y पे, तो वो पहले सॉल्व होगी। और ये जो y है कांस्टेंट मेरा 0 से लेके 6 तक, तो ये बाद में सॉल्व होगी लिमिट। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर कई बच्चे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, तो फिर आंसर वेरिएबल में ही आ जाता है, तो फिर गलत ही होना है। तो ये था सारा कंसेप्ट। ठीक है, अब ये जो ds का है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये लिमिट के हिसाब से भी लगता है, जो हमें चीज़ गिवन हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, शायद ज़्यादा समझ आ जाए। यहाँ पे हमें एफ डॉट एन कैप, ये एफ वेक्टर है, सरफेस सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो और साथ में ना z की लिमिट दे रखी है, z कितना है, 0 से लेके 5। तो डेफिनेटली जो मेरा ds होगा उसमें मैं dz तो पक्का यूज़ करूँगी ही करूँगी। ठीक है, dz यानी कि या तो वो dx dz होगा या फिर वो dy dz होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और लिमिट का कोई वो नहीं है, तो फिर हम dx dz प्रेफर करेंगे। ठीक है, z एफ वेक्टर दिया है और सिलेंडर दिया है, तो सिलेंडर ही मेरा स्केलर फंक्शन है, सरफेस है, तो इसी का ही मैंने एन कैप निकालना है, इसी से एन कैप निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि ग्रेडियंट स्केलर का होता है ना कि वेक्टर का, और ग्रेडियंट से ही एन कैप निकलता है। तो ग्रेडियंट मतलब डेल किया मैंने एस का, इसका डेल किया, डेल मतलब वही कि आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स एस का, प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई किसका, एस का, जे कैप के कैप सॉरी कर्ल बाय कर्ल z किसका, s का। तो s को मैंने पहले x के साथ डेरिवेटिव किया तो आ गया 2x, तो ये लिखा है 2x आई कैप, और जब y के साथ किया तो 2y जे कैप, और z के साथ तो करूँगी तो 0 ही आएगा क्योंकि z तो है ही नहीं, इसीलिए। और नीचे इनका मैग्नीट्यूड का है ना, मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर का सम, इनकी स्क्वायर्स का सम,
ठीक है। तो इनको कॉमन निकाल के कट करके ये आ गया मेरे पास, और यहाँ पे अंडर रूट 2 को कॉमन निकाल के कट किया हुआ है, ठीक है। 16 का अंडर रूट है ना 4 आएगा, तो 4 मेरा ये लिखा हुआ नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं। फिर उसके बाद एफ डॉट एन कैप, मतलब एफ वेक्टर का एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया गया है। अब देखो, अब डी, इसमें एक्स और वाई डेफिनेटली यूज़ हो रहे हैं इकट्ठे, तो डी एक्स और वाई, डी एक्स डी वाई तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो एन कैप में आ रहे हैं वेरिएबल एक साथ 2, है ना, एक्स वाई, इनमें प्रोजेक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बाकी जो बचता है डी एक्स डी जेड, उसी में प्रोजेक्शन हो सकती है, डी एक्स डी जेड या फिर डी वाई डी जेड। वाई को जेड के साथ ले लो, चाहे एक्स को जेड के साथ ले लो, तो जेड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई अगर इकट्ठे लिखे हैं तो एक्स वाई में प्रोजेक्शन अब नहीं हो सकती, क्योंकि जो परपेंडिकुलर जिस पे प्रोजेक्ट करना है तो उस परपेंडिकुलर की प्रोजेक्शन थोड़ी करवा लूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ वेक्टर लिखा, डॉट एन कैप करवाया, तो ये चीज़ बच गई। लिखा भी है उन्होंने, एज द सरफेस एस इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। जो मेरा सरफेस है वो किसके ऊपर उस पर परपेंडिकुलर कौन है, या उस पर परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना। एस इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें एक्स और वाई का यूज़ हुआ है, तो दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है। देयरफॉर वी डू नॉट टेक द प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। पीछे जो 2 प्लेन बचते हैं उनमें से एक पे ले लो, तो हमने कोई वो नहीं था, तो हमने डी एक्स डी जेड को ही प्रेफर किया। वी हैव डी एस इक्वल्स टू डी एक्स डी जेड, क्योंकि जेड का यूज़ तो होगा ही, क्योंकि लिमिट दी हुई है, ये तो पक्का यूज़ करनी है मैंने। एन डॉट जे कैप, क्योंकि यहाँ पे वाई नहीं लिखा, तो दैट मीन्स यहाँ पे जे कैप आएगा, है ना। अब मैंने रीजन प्रोजेक्शन जो लिया है, तो सरफेस रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स जेड प्लेन पे, और बाउंडेड बाय, और ये लिमिट्स आ गई। देखो, जो मेरे पास सरफेस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और लिमिट जेड की तो पहले से ही दे रखी है, कितनी, 0 से लेके 5 तक, है ना। तो सिर्फ इससे मुझे एक ही लिमिट चाहिए, वो किसकी चाहिए, एक्स की, क्योंकि डी एक्स लिखा है, तो एक्स की लिमिट चाहिए। तो एक लिमिट निकालनी हो एक इक्वेशन से, तो एक को, दूसरे को तो 0 पुट करना अलाउड ही है ना। हमें याद है कि जब हम स्ट्रिप लेते थे, तो एक की स्ट्रिप लेते थे, तो दूसरे को हम क्या करते थे, उसकी कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते थे। तो यहाँ पे इसमें एक्स की जो वैल्यू है उसको निकालना है, तो मैं वाई को तो 0 पुट कर ही सकती हूँ ना। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 4, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैंने पढ़ा एक्स जो है वो मेरा -4 से +4 के बीच में है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ से शुरू करना है, तो 0 से लेके पॉजिटिव तक जाएगा, नेगेटिव वाली तरफ जाना नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो मतलब ये पहला हिस्सा जहाँ पे सारे 0 से प्लस के होते हैं, ठीक है, ये जेड वाई सब प्लस के होते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो 0 से लेके 4 तक, ना कि -4 से। अगर ये फर्स्ट ऑक्टेंट नहीं ना बोला होता, तो फिर मैं -4 से 4 लेती, ठीक है, लिमिट। उसके बाद यहाँ पे बस वैल्यूज़ पुट की गई हैं, ठीक है। एन डॉट जे कैप करा, ये एफ डॉट एन कैप की वैल्यू पुट की, उसके बाद लिमिट्स लगा दी, जो पीछे लिमिट्स वगैरह फाइंड किया है। उसके बाद यहाँ से समझने का कंसेप्ट ये है कि देखो एक चीज़ और, यहाँ पे डी एक्स डी जेड लिखा है, तो वाई का अंदर क्या काम है ना, तो वाई तो नहीं होना चाहिए था ना, पर यहाँ पे वाई आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वाई को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में, एक्स या फिर जेड में, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक्स और जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करूँगी, इसको इसके साथ डिवाइड करके, इसके साथ डिवाइड करके अलग अलग कर दिया। यहाँ से तो ये कट गया, पर इसके नीचे तो अभी भी है ना, तो इस y की जगह पे मुझे इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ये नहीं कि 0 कर दो, नहीं, क्या करना है, जैसे कि दिया है पीछे, स्केलर, हमेशा स्केलर से ही पुट करना है, जो भी करेगा स्केलर करेगा, वेक्टर का कोई काम नहीं, बस वेक्टर का डॉट का ही काम था, इतना ही। इक्वल्स टू 16 है, तो यहाँ पे इसकी y को निकालना है इसमें से, तो क्या करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये ठीक है। तो y इधर से क्या बन गया, y इक्वल्स टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब कुछ अंदर x और z में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि dx dz लिखा हुआ है। तो बस आगे तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ से बच्चे पूछते हैं कि ये इंटीग्रेशन कैसे की गई है, तो इंटीग्रेशन ऐसे की है कि प्रॉपर्टी लगाई है बस, कि जब फंक्शन
दिया हो और उसके साथ उसकी डिफ्रेंसेशन बन रही हो, ठीक है। ये जैसे कि यहाँ पे जैसे फंक्शन हो एफ एक्स रेज टू पावर एन और उसके साथ उसकी डिफ्रेंसेशन हो, तो इसका आंसर क्या आता है, सीधे जो फंक्शन है ना उसकी पावर की इंटीग्रेशन हो जाती है, मतलब n+1 हो जाता है और n+1 नीचे भी वही चीज़ लग जाती है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन किसको लिया गया है, ये इसको, ठीक है, 16 - x² को। तो पहले चाहे x की लिमिट पहले सॉल्व करो चाहे z की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो वो x की पहले सॉल्व कर रहा है, तो कैसे कि यहाँ पे ये जो x है ना, तो इसकी अगर डिफरेंस 16 √16 - x² है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, ये फंक्शन इस अंदर वाले की, बाहर पूरा नहीं, ये तो पावर होगी इसकी अंदर वाले की, तो हो जाएगी 0 - 2x, है ना। तो बस यही यहाँ पे -2x बनाया, खुद से ही माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने तो माइनस माइनस 2 लगा के तो बैलेंस कर लिया, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या बन गई, ये मेरी डिफ्रेंसिएशन बन रही है। इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 16 - x² की पावर, यहाँ पे नीचे 1/2 है, अंडर रूट है मतलब, तो ऊपर बन जाएगी माइनस का 1/2। साथ में अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन दैट इज़ -2x है, तो सिर्फ इस चीज़ की इंटीग्रेशन यानी कि 16 - x² की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज़ अंडर रूट बन जाएगा, और वही 1/2 नीचे भी, मतलब ये चीज़, ये लिखा भी है उन्होंने साइड में, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे फिर z की इंटीग्रेशन होगी, और z की तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये जो ट्रिपल इंटेग्रल है, मतलब वॉल्यूम इंटेग्रल है, इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है फंडा कि यहाँ पे dv का मतलब होता है dx dy dz, ठीक है, या dy dx dz, जैसे भी लिमिट हो वैसे उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे x की लिमिट है 0 से 2, y की लिमिट है 0 से 2 और z की लिमिट है 0 से कहाँ तक, 4 - x² तक। तो जो वेरिएबल लिमिट है वो पहले लिखी जाती है और सबसे पहले ही सॉल्व होती है, कांस्टेंट लिमिट्स उसके पीछे लिखी जाती हैं बाद में, और वो बाद में ही सॉल्व होती हैं। तो बस आगे इसकी इंटीग्रेशन करिए। जब z के साथ करूँगी तो इन दोनों के साथ z आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि 1 है। z की इंटीग्रेशन करूँगी तो z के विद रिस्पेक्ट टू करूँगी तो z आ जाएगा, तो z ये लिखा है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद फिर अगेन चाहे x के साथ पहले करो चाहे y के साथ, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दोनों की लिमिट्स ही कांस्टेंट है, तो आगे बस उसी को सॉल्व किया गया है, ठीक है।